बच्चों, आज हम बात करते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, जो हमारे पाठ्यक्रम में आदिकाल और भक्ति काल का इतिहास है, उसे विश्वविद्यालय द्वारा सम्मिलित किया गया है। तो आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि हमें इतिहास लेखन की जरूरत क्यों पड़ती है। आज हम बात ये भी करेंगे कि इतिहास क्या है। तो हम बात करते हैं कि इतिहास क्या है। इतिहास वह है जो हमें अतीत से अवगत कराता है। जो अतीत से वर्तमान को अवगत कराए वह इतिहास है, क्योंकि इतिहास हमारे लिए मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। अतीत के आदर्श, अतीत की अच्छाइयाँ, अतीत की बुराइयाँ, उन सबको समझने और उनके सामने अतीत में आई हुई चुनौतियों और वर्तमान की समस्याओं को देखने, समझने और नए पथ का निर्माण करने का मार्ग प्रशस्त करने के लिए इतिहास का होना अति आवश्यक है। अब हम बात करते हैं कि हिंदी साहित्य में इतिहास की परंपरा कब से प्रारंभ हुई। अगर हम हिंदी साहित्य इतिहास की बात करें तो इसकी परंपरा की शुरुआत कहाँ से हुई, तो हम कह सकते हैं कि एक फ्रांसीसी विद्वान जिनका नाम गारसा दतासी था, सर्वप्रथम उन्होंने ही हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा प्रारंभ की और उन्होंने इसके लिए एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम है द लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। और इस किताब में उन्होंने हिंदी साहित्य के जो इतिहास था उस इतिहास को लेखन की प्रारंभ परंपरा का की नींव डाली। वो इस कार्य में सफल नहीं हो सके, परंतु उन्होंने जो कार्य प्रारंभ किया था उसको आधार मानकर बाद में इस कार्य को पूरा किया गया और हिंदी साहित्य इतिहास का निर्माण भी हो सका। और जब से अपभ्रंश भाषा साहित्यिक रचनाओं का माध्यम बनी है, तभी से हिंदी भाषा भी धीरे धीरे साहित्यिक क्षेत्र में अग्रसर होने लगी। जिस काल में अपभ्रंश साहित्य की भाषा थी, उस काल में हिंदी जन भाषा थी। इसलिए हिंदी के हिंदी साहित्य में इतिहास वेत्ताओं ने अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि के रूप में स्वीकार किया है। मिस्र बंधुओं ने मिस्र बंधु विनोद में अनेक रचनाओं को स्थान दिया है। चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी के नाम से संबोधित किया है। आचार्य शुक्ल ने वीर गाथा काल का विवेचन करते हुए अपभ्रंश की अपभ्रंश को पूर्व पीठिका के रूप में स्थान भी दिया है। हिंदी साहित्य का आरंभ कब हुआ, क्योंकि हमारे सिलेबस में आदिकाल और भक्ति काल का ही हमें अध्ययन करना है, इसलिए हम सिलेबस से बाहर नहीं जाकर केवल अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही इसको आगे लेकर बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल तथा बाबू श्याम सुंदर दास हिंदी साहित्य का आरंभ 11वीं शताब्दी से मानते हैं। आचार्य शुक्ल की माने तो साहित्यिक भाषा में प्रतिष्ठित होना, हिंदी साहित्य का बनना
राजा भोज के समय संवत 1050 के लगभग से उन्होंने माना है। और इस समय अपभ्रंश भाषा की काव्य के लिए रूढ़ होने का सिलसिला प्रारंभ हो गया था, या यूं कहें कि अपभ्रंश भाषा इस समय रूढ़ हो चली थी। 8वीं शताब्दी तथा 7वीं शताब्दी से अपभ्रंश का दौर प्रारंभ हो गया था। और हम ये भी मान सकते हैं कि इन प्रारंभिक अपभ्रंश काल में हिंदी भाषा की का जो स्वरूप था, उसके दर्शन हमें स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहे थे। अब हम बात करते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन विचार करते समय आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि प्रत्येक काल का एक निर्दिष्ट सामान्य लक्षण बताया जा सकता है। किसी एक ढंग की रचना की प्रचुरता से अभिप्राय यह है कि दूसरे की रचनाओं में से चाहे किसी एक ढंग की रचना को लें, वह परिमाण प्रथम के बारे में न हो। दूसरी बात, ग्रंथों की प्रसिद्धि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के लगभग 1000 वर्ष के इतिहास को 4 कालों में विभक्त किया। उन्होंने हिंदी का जो पहला काल था, उसका नाम उन्होंने दिया वीर गाथा काल, और इसका समय उन्होंने रखा संवत 1050 से 1375 विक्रम संवत। आचार्य शुक्ल के वीर गाथा काल का नामकरण आगे चलकर आदि काल नाम हुआ। इसलिए मैं बता दूं, आपको स्पष्ट कर दूं कि आचार्य शुक्ल के द्वारा इसका नाम वीर गाथा काल रखा गया था, परंतु आगे चलकर द्विवेदी जी ने इसका नाम आदि काल सुझाया और इसे सर्वसम्मति से स्वीकार भी किया गया। दूसरा काल पूर्व मध्य काल, जिसे आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल के नाम से संबोधित किया है, और ये विक्रम संवत 1375 से 1700 संवत तक इसका समय माना गया है। उत्तर मध्य काल, जिसे हम रीति काल कहते हैं, संवत 1700 से लेकर 1900 तक इसका काल रहा है। चौथा जो काल है वह आधुनिक काल है, जिसे हम गद्य काल भी कह सकते हैं, क्योंकि गद्य की शुरुआत 1857 के बाद में हुई है, और आधुनिक काल को का जो समय है वो हम 1900 संवत 1900 से, अर्थात सन 1857 के बाद में आदि काल का प्रारंभ हुआ है। साहित्यकारों ने शुक्ल जी के द्वारा जिन मापदंडों को आधार बनाकर हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया गया, उसे सबके द्वारा स्वीकार किया गया। इस कड़ी में राहुल सांस्कृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, बाबू श्याम सुंदर दास, कृष्ण शंकर शुक्ल और आचार्य विश्वनाथ प्रसाद आदि ने आचार्य शुक्ल जी द्वारा सुझाए गए इस हिंदी साहित्य के काल विभाजन को स्वीकार किया है। अब हम बात करेंगे आदिकाल की, कि आदिकाल का प्रारंभ आचार्य शुक्ल के अनुसार विक्रम संवत 1050 से 1375 विक्रम संवत तक माना है, और आचार्य शुक्ल ने इस काल का नाम वीर गाथा काल दिया है। और इसके पीछे वीर गाथा काल का नामकरण करने के पीछे आचार्य शुक्ल का जो मंतव्य रहा वो यही रहा, क्योंकि आदिकाल वीरता का काल रहा है। ये एक ऐसा काल था जिसमें दिन प्रतिदिन आए दिन कहीं न कहीं युद्ध रहे, और जो कृतियां इस काल में लिखी गई थी वो सारी की सारी वीरताओं से परिपूर्ण थी। किसी न किसी योद्धा के वीरता के चर्चे उसमें गाए गए थे। उन्हीं को आधार बनाकर आचार्य शुक्ल ने इस काल का नामकरण वीर गाथा काल किया था। इसके पीछे एक कारण भी था
कि जो राजा थे उन राजाओं के आश्रयदाता उन राजाओं के आश्रय में रहने वाले जो कवि थे वे अपनी राजा की प्रशंसा किया करते थे और राजा की वीरता को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया करते थे। इसलिए जो भी आने वाली जो कृतियां थी, जो भी साहित्य तक उस समाज उस काल में था, वो वीरता से भरा हुआ था, उसमें वीर रस की प्रधानता थी। और इसी को आधार मानकर जिस चीज का गायन जिस काल में किया गया, उसी को आधार बनाकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल का नाम वीर गाथा काल के नाम से कर दिया। इस काल की आम जन की जो रुचि थी वो भी युद्ध प्रियता थी, क्योंकि छोटे और बड़े राजा आपस में लड़ाइयाँ लड़ रहे थे, भारी आक्रमण हो रहे थे, तो जहाँ देखो वहीं पर युद्धों का आयोजन हो रहा था। और जहाँ युद्ध होंगे तो वहाँ वीरता की बात ही की जाएगी। राजा सामंत अपने शौर्य का, अपनी वीरता का प्रदर्शन करना चाहते थे और उनकी मंशा ये रहती थी कि कवि के द्वारा यदि किसी राजा की वीरता का गुणगान किया गया है तो उसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाए, ताकि समाज में, लोगों में और प्रतिद्वंदी राजा में उस राजा के प्रति एक भय का वातावरण बना रहे। इस काल का जो वातावरण था, उस वातावरण की हम बात करें तो वह तलवार की धार पर विकसित हो रहा था। एक भय का वातावरण था, एक, और इसमें तलवार का जो धनी है, जिसमें जिसकी बाजुओं में ताकत है, वही समाज में अपने वर्चस्व को बनाए रखने में सफल हो रहा था। और इसका लाभ स्वाभाविक है कि तत्कालीन समाज के कवियों को भी उठाया और उन्होंने भी अपने काव्य में वीर रस को प्रमुखता प्रदान की। इस काल के जो प्रमुख ग्रंथ थे जिनको आचार्य शुक्ल ने आधार बनाया, उनमें पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, खुमान रासो, कीर्ति लता, कीर्ति पताका, जयमयंक, जस चंद्रिका आदि वीर रस से परिपूर्ण काव्य थे। वैसे तो इस काल में 17 रासो ग्रंथों की रचनाएं हुई और इन्हीं 17 रासो ग्रंथों को आचार्य शुक्ल ने इसका नामकरण करने के लिए आधार भी बनाया। परंतु जो वीर गाथा काल नाम दिया गया, इसको सर्वसम्मति से स्वीकार नहीं किया गया, इसलिए साहित्यकारों ने इस नाम को अभियुक्त ठहराते हुए इसका विरोध किया। और उनका तर्क ये था कि किसी भी काल में एक रस प्रधान नहीं हो सकता। वीरता के साथ साथ इस काल में भक्ति रस भी था, वात्सल्य रस भी था, निर्वेद भी था, शांत भी था, अन्य रसों में भी रचनाएं हो रही थी। इसलिए एक रस को प्रधान मानकर एक पक्ष के आधार पर हम इस काल का नामकरण जो वीर गाथा काल किया गया है उसे हम स्वीकार नहीं कर सकते। और इसीलिए इस काल का नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा भी विरोध किया गया और द्विवेदी जी ने ही आगे चलकर सुझाया कि इस काल का नामकरण यदि हम आदि काल कर दें, जिसका अर्थ है प्रारंभिक काल, तो ये कहीं अधिक उचित होगा, क्योंकि इस काल में सिद्ध साहित्य भी प्रचुर मात्रा में मिलता है और सिद्धों का जो काव्य था, इसके साथ साथ नाथ काव्य भी था, जैन काव्य धारा भी थी। इसलिए हम इस काव्य को केवल एक धारा को, अर्थात वीर रस की धारा को आधार बनाकर हम इसका नामकरण वीर गाथा काल नहीं रख सकते थे। इसलिए साहित्यकारों ने अन्य धाराओं को सम्मिलित करने के उद्देश्य से इस काल का नामकरण उन्होंने आदिकाल कर दिया गया। और आज हमारे सामने हिंदी के जो काल है वो 4 काल हमारे सामने है, जिसमें पहला काल है आदिकाल, दूसरा भक्ति काल, तीसरा रीति काल
और चौथा आदिकाल। आज हम यहीं इसे खत्म करते हैं। कल हम बात करेंगे आदिकाल की विभिन्न काव्य कृतियों, विभिन्न परंपराओं के बारे में। धन्यवाद।